इट फॉर योर पेरेंट्स, डू इट फॉर योर पेरेंट्स। हम इतना बोझ उठा के चलते हैं ना अपने कंधों पे, आज तो उसका मैसेज ही नहीं आया, आज तो उसने कॉल ही नहीं किया। चौथी पांचवी के बच्चे नहीं हो जो सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्ट होंगे। एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग में होते हैं। आपको PYQs को छोड़कर नहीं जाना है, ब्रह्मास्त्र को छोड़कर नहीं जाना है। So hey guys, thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to another video जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 95 अबव किस तरह से स्कोर किया जा सकता है बायोलॉजी में क्लास 12 के बोर्ड्स में। खास करके हम यहाँ पर CBSE की बात करेंगे, लेकिन आप अगर कोई अदर के स्टेट बोर्ड्स के से भी हो तो भी आप इन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो सिवाय NCERT के। लेकिन इसमें हम डिस्ट्रैक्शंस के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, और NCERT की तरफ हमारा अप्रोच किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। मेरे तो 95% आए थे, लेकिन मैं चाहता हूं आपके कुछ इससे ज्यादा आए, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस ऑलरेडी 30% रिड्यूस्ड है इस साल 2021 में, और 16 चैप्टर्स की जगह अभी हमारे पास है सिर्फ 11 चैप्टर्स। 16 चैप्टर्स की जगह अब सिर्फ 11 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो जरूरी है कि आपके तो 95 अबव बनते हैं। कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज होती है एम रखना। एम को पहले डिसाइड करना, ये मेरा बेंचमार्क है, इसको मुझे क्रॉस करना है। तो अगर आप अपना एम सेट करते हो, फर्स्ट चीज आपको जो करनी है एमिंग। तो आपको एम रखना है 95%, बस आपने सोच लिया, दैट्स इट। आपने सोच लिया, उसके बाद आपको एक रोड मैप मैं बताऊंगा, कुछ और आकर बताएंगे। आपको बस आपका अपना रोड मैप चूज करना है, डिसाइड करना है, और उसमें कंसिस्टेंटली सिर्फ एम करके, सिर्फ रोड मैप डिसाइड करके कुछ नहीं होने वाला है। उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो फैक्टर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, प्लान करना, एम बनाना, उसके बाद जो है कंसिस्टेंट रहना, ये उतना इजी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं। आई नो ये बोलने के लिए बहुत इजी बात है, लेकिन ये उतना इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। एम तो हम बना लेंगे, रोड मैप भी हमें मिल जाता है, कैसे हम खुद भी बना लेते हैं रोड मैप तो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना। 2 दिन में हम बोर हो जाते हैं यार, 2 दिन में बोर हो जाते हैं। तो किस तरह से कंसिस्टेंट रहा जाए, किस तरह से कंसिस्टेंट रहा जाए, वो अपने पास माइंड के, उसके लिए कोई अदर स्ट्रेटेजी नहीं होती है। कोई आकर आपको कोई मंत्र बता देगा तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। आपके मन का मंत्र, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका खुद का डिसीजन, आपने एम किस तरह से बनाया हुआ है, सिर्फ मुझे 95% स्कोर करना है, ये एम बनाए। डू इट फॉर योर पेरेंट्स, डू इट फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको नथिंग, दे वांट नथिंग। उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि वो बोल सके कि हाँ मेरे बेटे ने इतना स्कोर किया है, मेरे बेटे को 95 आया है। बस उनको इतना ही चाहिए और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बस इस सोच से जब आप एम बनाओगे तो कंसिस्टेंट रहना ज्यादा इजी होगा। लेकिन अगर सिर्फ एम बना लिया यार, सिर्फ रोड मैप बना लिया, किस तरह से कंसिस्टेंट रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। लेकिन एम बनाने का एक तरीका होता है, उसको एम बना रहा, अगर आप एम बना रहे हो तो उसमें एक तरीका होता है, उस अच्छे तरीके को यूज करो। बस आगे का सारा रोड मैप भी इजी, और उसमें कंसिस्टेंट रहना तो उससे भी ज्यादा इजी होगा। थर्ड चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे तो बोर्ड्स। ये जो है, इसमें सोसाइटी ने एक हवा बना के रखा है कि यार बोर्ड्स है तुम्हारे, बोर्ड्स में नंबर लाना मतलब बहुत ही कठिन चीज है, बहुत ही कठिन चीज है। ये सोसाइटी ने हवा बना के रखा है, इसको ब्रेक करो। ये बहुत बड़ी मीथ है, इसको ब्रेक करो। आप सच में लॉजिकली थिंक करो, प्री बोर्ड्स में कितने भी मार्क्स आए हो, डोंट सी दैट मार्क्स, जस्ट डोंट सी दैट मार्क्स, और बस अपनी गलतियों को पहचानो, उनको काबू में लो, और बस अपनी गलतियों पे काम करो। आपको कितना आता है इस पे काम मत करो। बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सोचते हैं मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। 4-5 आपके दोस्त होंगे, उनको तो बिल्कुल मत पूछना, बिल्कुल मत पूछना कि तेरा कितना हो गया, कितना बचा हुआ है। कोई ज्यादा स्मार्ट होगा तो बता देगा मैंने तो ये भी बुक कर ली, मैंने तो वो भी बुक कर ली, सारा सिलेबस हो गया मेरा। और कोई होगा वो बोलेगा कुछ नहीं किया, तो आप और ऐसा आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत कर लिया है। झूठ बोलते हैं सारे के सारे, वो उनका मत सुना। बोर्ड इज द इजीएस्ट एग्जाम दैट यू विल गिव इन योर लाइफ। सबसे इजीएस्ट लाइफ की एग्जाम तो यार उससे भी बहुत बड़ी डिफिकल्ट एग्जाम है। बोर्ड में भले ही पास हो जाओ, लेकिन लाइफ में कैसे? लाइफ में 95% कहां से लाओगे? वहां पर तो कोई परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है लाइफ की एग्जाम। वहां पर क्या है, ये तो बहुत इजी एग्जाम है उससे। लाइफ की एग्जाम तो हम सब खेल रहे हैं, हम सब जीते हुए, हारे हुए, सब कुछ हो गया लाइफ के एग्जाम में। बोर्ड्स का अलग है। सो बोर्ड्स इज द इजीएस्ट एग्जाम दैट यू विल एवर गिव इन योर लाइफ। उसके बाद है पॉजिटिव अफर्मेशंस। मेरा तो हो ही नहीं रहा है यार, मैं तो सिंगल स्टेज में बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो रही है।
ये अफर्मेशंस अगर लेकर आप कुछ करने जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप एक कचरा दिमाग में लेकर घूम रहे हो, सब कुछ छोड़ दो, बस अपनी गलतियों पे ध्यान दो, उनको काबू में लो और एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ बेट। आपको सिंगल स्टेज में पढ़ने के लिए कोई आपको आकर कोई मंत्र नहीं बता देगा, मैं बार बार ये चीज बोलते रहता हूँ, इसके लिए कोई अदर ऐसा खास कोई मंत्र नहीं है, स्पेशल मंत्र नहीं है। ये बस आपके अपने डिसीजन पे, आपके अपने एम पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, व्हाई यू आर डूइंग दैट। इट डिपेंड्स ऑन योर व्हाई। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाई। प्ले फ्री, प्ले फ्री। हम फ्रीली तो कभी प्ले, हम इतना बोझ उठा के चलते हैं ना अपने कंधों पे, आज तो उसका मैसेज ही नहीं आया, आज तो उसने कॉल ही नहीं किया, आज तो उससे बात ही नहीं हो पाई, कैसे मेरा दिल लगेगा। इतना बोझ उठा के चलोगे तो कैसे दौड़ोगे? इतना बोझ नहीं उठाना होता है। प्ले फ्री, प्ले फ्री। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी हमारे पास 80 डेज बचे हुए हैं। मई मंथ में आपका एग्जाम है, अप्रैल तक अभी से अगर हम पकड़े तो आपके 80 डेज बचे हुए हैं। उसमें से लास्ट के 30 डेज हम रिवीजन के लिए दे देंगे, और जो अभी के 50 डेज हमारे पास है उसमें अपने 4 दिन में अगर आप बायो का, सिर्फ बायो की स्ट्रेटेजी है ये, बायो का अगर आप 4 दिन में एक चैप्टर भी करते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपका मार्च तक पूरा सिलेबस, 11 चैप्टर से सिर्फ इस बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अप्रैल में आप रिवीजन कर सकते हो। इट्स मोर देन सफिशिएंट। 4 दिन में एक चैप्टर, इट्स सो इजी, सो इजी। हर कोई कर सकता है, हर बच्चा। किसी में कम दिमाग, किसी में ज्यादा दिमाग नहीं होता है। सबके दिमाग का साइज, कोई ऐसा तो नहीं इंटेलिजेंट है तो बहुत बड़ा दिमाग लेके घूम रहा है, नहीं, सबका दिमाग सेम है, सबके दिमाग का साइज सेम है, बस यूज करने का तरीका पता हो तो बात बने। फिफ्थ चीज जो है वो है टेस्ट। टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं, ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आप इन 50 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट करते हो 4 दिन में, तो 5वें दिन आपने वो चैप्टर पे टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो टेस्ट देना ही होगा। और जो लास्ट में रिवीजन है वहां पर आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। ये होगी आपकी टेस्ट की स्ट्रैटेजी। अभी फुल सिलेबस लेके बैठ जाओगे तो कुछ चैप्टर्स बाकी होंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, फिर से डिप्रेस्ड फील करोगे। ये गलती मत करना, पेपर उठा के देने मत बैठ जाना। अभी दे रहे हो तो जो चैप्टर कर रहे हो, जो चैप्टर हो चुका है उसी की टेस्ट दो, लेकिन उसके बाद लास्ट की जो 30 डेज है उसमें रिवीजन और फुल सिलेबस के टेस्ट दो। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्री बोर्ड्स हुए होंगे उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ और उसे कुछ सीखो। भूल जाओ यानी वो उसका जो दर्द, आपने पेन जो आपने ले लिया है उस प्री बोर्ड्स का, उसके बारे में आप जो डिप्रेस्ड फील कर रहे हो उसको भूल जाओ, लेकिन उससे कुछ सीखो कि ये चीज जो आप प्री बोर्ड्स के बारे में फील कर रहे हो वो चीज आपको बोर्ड्स के बारे में फील ना हो, इसका ख्याल रखो। उसके बाद आता है एनसीईआरटी का अप्रोच। ये पॉइंट यार इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी सिर्फ रीड करने से नहीं होती है। कोई गीता भी समझ में नहीं आती है सिर्फ रीड करने से, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी डिक्शनरी चाहिए होती है। ये नहीं कि डिक्शनरी लेके बैठ जाना और एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढने लग जाना, लेकिन एनसीईआरटी का अप्रोच, एनसीईआरटी को अप्रोच करने का तरीका हर कोई नहीं जानता है और हर कोई नहीं बताता है। एनसीईआरटी अगर आप रीड कर रहे हो तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। लाइन टू लाइन, मीनिंग बाय मीनिंग नहीं, आपको कहां से कहां कोई चीज कनेक्ट करनी पड़ जाए तो आपको करते आनी चाहिए। जब आप रीड कर रहे हो तो लाइन टू लाइन, अगर आप कोई रीड कर रहे हो, कोई लाइन रीड कर रहे हो तो वहां पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर 1 मार्क का ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर 3 मार्क का, यहाँ पर 2 मार्क का, यहाँ पर 5 मार्क का। अगर 5 मार्क का ये क्वेश्चन बना तो यहाँ पर इतना आंसर आना चाहिए। इस तरह से सिर्फ रीड करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो। 4 दिन हो गए, रीड कर लिया, एक ही दिन में हो जाएगा वैसे तो रीड करके, फिर एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर रीड कर लिया, अरे मेरा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। 3 दिन कुछ नहीं कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। रोज पढ़ना पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसको पूरे 4 दिन ही लगेंगे। लाइन टू लाइन रीड करने का मतलब यार ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन रीड कर रहे हो, एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं। आपको वहां पर ये सोचना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर बन रहा है तो इसका आंसर ये लिखना होगा, इतने मार्क का होगा, इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से अगर पूछा तो इस तरह का आंसर होगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में लेकर बैठनी है और तब आप उसे पढ़ रहे होंगे तो ज्यादा फायदा होगा। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम से बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, जहां पर मैं आपको ये चीज इधर लेकर आता हूं। शॉर्ट नोट्स अगर आपने पहले बनाए हुए होंगे या फिर आप अभी बना रहे हो तो उसको थोड़ा फास्टली, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से करना। सेल्फ नोट्स जो होंगे वो उससे, सेल्फ नोट्स में जो पावर है उससे बड़ी पावर और किसी नोट्स में नहीं होगी। इधर उधर भटकने से अच्छा अपनी सेल्फ नोट्स पे ज्यादा ध्यान दो। सेल्फ नोट्स को प्रेफर करो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और डायग्राम्स,
इमेंसली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें आप साथ ही साथ डायग्राम ना भी बोले हो फिर भी निकाल रहे हो और उसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हो। कई चीजों के बारे में हम एक्सप्लेनेशन भूल जाते हैं लेकिन डायग्राम याद रहती है, और डायग्राम निकालने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन भी याद आ जाता है एग्जाम में। डायग्राम के ऊपर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये चीज अगर आप करते हो ना तो एग्जामिनर अगर आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपको 4 ही मार्क देने वाला होगा ना, डायग्राम देख के पूरा 1 मार्क पूरा 5 मार्क दे देंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी। आपको यहाँ पर डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को छोड़ना नहीं है, उनको बनाते रहना है, उनसे कुछ सीखना है। माइंड में जो चीजें रिटेन होगी उन्हीं को याद करने का फायदा है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो वो ज्यादा टाइम तक आप रिटेन नहीं कर पाओगे। पता चला आज कोई चैप्टर पढ़ा था, 30 दिन हो गए, उसके बाद वही चैप्टर याद नहीं आ रहा है, सिर्फ मतलब आगे का होते जा रहा है, पीछे का भूलते जा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स और सेल्फ नोट्स मंत्र है, इनको भूल के मत जाना। खुद को इतना बड़ा धोखा मत देना इनके भूलने का। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। कंसंट्रेट करो, फोकस करो। हमको बार बार कहने वाले लोग, उनको क्या पता है यार कंसंट्रेट क्या करना होता है और फोकस क्या करना होता है। बहुत बड़ा काम होता है, बहुत ही बड़ा काम होता है। और डिस्ट्रैक्शंस तो 5वीं 4वीं 5वीं के बच्चे नहीं हो जो सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्ट होंगे। एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग में होते हैं, एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, काउंट नहीं कर सकते हो। दे आर लाइक द स्टार्स। डिस्ट्रैक्शंस हमारे स्टार्स है, स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्शंस को भी काउंट नहीं कर सकते। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी आपके दिमाग में अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा होगा, XYZ कोई भी हो, कोई भी बात अगर आपके मन में आ रही होगी जो आपकी स्टडी से हटकर कुछ है, कुछ अदर चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो सिर्फ एक चीज याद रखो, सिर्फ एक, कि आपको वो चीज करनी है। सिर्फ 5 मंथ्स के बाद हर चीज को करने का एक सही समय, एक सही तरीका होता है, एक सही लिमिट होती है। बस उस चीज को याद रखना। जो भी चीज आपके मन में आ रही है, XYZ जो भी चीज हो, उनको करने का एक सही समय होगा, वो आएगा तभी वो करना। 4-5 मंथ्स है बस, सिर्फ 4-5 मंथ्स। उसके बाद आपको वही सब करना है। कॉलेज में लगे तो टाइम पास कर लेना, XYZ चीजें जो भी आपके मन में आ रही है वो सब कर लेना, लेकिन अभी सिर्फ 4-5 महीने का ही टाइम हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन की, यार बेड पे बैठ के मस्त ब्लैंकेट ओढ़ के अगर आप पढ़ रहे हो, नहीं होगी पढ़ाई, और होगी भी तो आप उसको ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाओगे। अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो जब स्ट्रेट होता है, बोलते हैं ना मेडिटेशन के वक्त स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, बेंट नहीं। क्यों? कंसंट्रेशन लेवल तभी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन फोकस ये कब बढ़ेगा? जब आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होगा। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोई भी चीज को याद करते समय, अगर उस चीज को आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन करनी हो तो। हाँ, अगर 1 महीने बाद भूलनी हो ना तो करो, कैसे भी रीड करो, बेड में बैठ के रीड। वो कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है आप जो रीड कर रहे हो बायो में, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगी। बायोलॉजी है वो, तो इसलिए उसको बेड फ्री स्टडी करो, बेड फ्री। आप टेबल कुर्सी पे बैठो, टेबल चेयर अरेंजमेंट इज द बेस्ट अरेंजमेंट फॉर योर स्टडीज। अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रख कर ही आप किसी भी चीज को मेमोराइज कर सकते हो, आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकते हो और उसको अच्छे लॉन्ग समय के लिए रिटेन भी कर सकते हो। उसके बाद जो चीज आती है एंटरटेनमेंट स्लॉट। मोबाइल आपका, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी है उसका एक स्लॉट रखो। वो चीजें मैं ये नहीं बोलूंगा अभी तो सब ऑनलाइन चालू है, वो सब तो इंपॉर्टेंट है ही आपको सारे अपडेट्स लेने के लिए, कब एग्जाम हो रही है, क्या डेट शीट है, ये सब चीजों के लिए आपको अपडेट्स मिलने चाहिए। तो अगर आपको अपडेट लेना होता है तो आप अपडेट लेके वापस थोड़े आ जाते हो ना पढ़ाई करने। आप अपडेट लेते हो तो और भी चीजें देखते हो, अपने फ्रेंड का प्रोफाइल देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, बहुत सी चीजें होती है। तो एंटरटेनमेंट का एक अलग स्लॉट रखो, उसको उतने समय के लिए लिमिट कर दो। लिमिट्स को डिसाइड करो, अपने लिमिट्स को डिसाइड करो, अपनी जो स्टडी की लिमिट्स है उनको पुश करो, और इधर जो एंटरटेनमेंट स्लॉट की लिमिट है उसको थोड़ा नैरो करो। उसके बाद जो आती है फूड हैबिट्स। बहुत सारा पेट भर भर के खा लिया और फिर पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका जो सारा सर्कुलेशन है, सारा जो ब्लड है वो फ्लो होगा डाइजेशन की तरफ, डाइजेशन की प्रोसेस की तरफ, ब्रेन की तरफ से सारा कम हो जाएगा। कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? खाना है लिमिट में, अच्छे से खाकर, जितना चाहिए, जितना जरूरी है। बाद में बहुत खाने को मिलेगा, अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, उतना ही खाओ जितना जरूरी है। थोड़ा उससे कम भी खाया तो चलेगा कोई। सो यस, यू नीड टू डिसाइड योर फूड हैबिट्स वेल। आप जो पैकेज फूड है, जंक फूड है, उसको अवॉइड करो। दैट्स इट।
इसके बाद ये शॉर्ट नोट्स और सेल्फ नोट्स वाला पॉइंट तो हमने बता ही दिया है यहाँ पर एनसीईआरटी में। पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स मैंने पहले भी बोल कर रखा हुआ है, ये ब्रह्मास्त्र है हमारे प्रिपरेशन में। आपको पीवाईक्यूज को छोड़कर नहीं जाना है, ब्रह्मास्त्र को छोड़कर नहीं जाना है। ब्रह्मास्त्र को युद्ध करने जा रहे हो, वो एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब तो आपको ब्रह्मास्त्र साथ लेकर जाना है। साथ वहां पर मत लेकर जाना पीवाईक्यूज, लेकिन करके जाना है, उनको छोड़ के नहीं जाना है। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको अच्छी तरह से रटे रटाए एक्सप्लेन, आपको थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिफिकेशन भी होना चाहिए, वो बात नहीं है, लेकिन रटे रटाए होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर किस तरह से लिखा जाना चाहिए। सैंपल पेपर से वहां पर तो अच्छे टॉपर्स जो है उनके आंसर शीट्स को स्कैन करके वहां पर प्रिंट करा गया है ओसवाल की बुक में। बेस्ट बुक मेरे पास भी है, अभी यहाँ पर नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन ओसवाल बुक्स इज द बेस्ट बुक फॉर पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स। वहां पर आपको टॉपर्स के आंसर्स मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा यार इसने ऐसा आंसर लिखा था, इसको पूरे मार्क्स मिले थे। तो अभी इस तरह से कुछ लिखना है मुझे, ये आपको एक आइडिया रहेगा पहले से। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सब कुछ अवेलेबल है, ऑल द रिसोर्सेस आर प्रेजेंट देयर। और इस चैनल पे भी कुछ ट्रिक्स, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ टॉपिक्स की वीडियोस है, प्रेजेंट है और आएगी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर all the updates and videos, tricks, short notes, video lectures, everything. Thank you so much for watching this video and all the best.